जैक बोर्ड के द्वारा 8वीं कक्षा के लिए परीक्षा की तिथि 28 जनवरी 2025 को घोषित था, परंतु जैक के द्वारा एक सूचना दी गई कि यह परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है और अगली परीक्षा की तिथि जल्द ही वेबसाइट पर दे देगी। आपको आपके विद्यालय के द्वारा भी यह सूचना प्राप्त हो जाएगा कि फिर से कब एग्ज़ाम की तिथि आती। इसी कड़ी में हम आज हिंदी विषय को देखते हैं, जो जैक के द्वारा ही मॉडल प्रश्न के रूप में दिया है। उसी टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा, तो उस पर हम आज चर्चा करते हैं हिंदी विषय पर। अगर 8वीं कक्षा के सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से देख लेंगे तो परीक्षा लिखने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं हिंदी विषय को, जिसका कि समय 1 घंटा निर्धारित होगा और यह 50 अंक का होगा। सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 50 है, जो 3 खंड में होगा, खंड का, खंड खा, खंड गा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का इसमें आपको चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न का मान आपका 1 अंक होगा और गलत उत्तर के लिए इसमें कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। चलिए खंड का को हम देखते हैं और विस्तार से इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही उत्तर का चयन करें। अर्थात गद्यांश भाग जो पहला है, इसमें 4 प्रश्न होगा। तो गद्यांश पढ़ने से पहले आप यह एक बात को ध्यान में रख लेंगे, अगर प्रश्नों को हम पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद अगर गद्यांश को हम पढ़ेंगे तो प्रश्न का उत्तर हमको आसानी से समझ में आएगा। इसलिए पहले क्या करेंगे, पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए चारों प्रश्न को इसमें हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है? रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है? चलिए दूसरा है आपका, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? दूसरा प्रश्न है, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तीसरा है, दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? और चौथा है आपका, कौन 14 वर्षों के वनवास में थे? तो कुल 4 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो चारों प्रश्न को हम बढ़िया से देख लिए। अब इसका उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे गद्यांश को पढ़ के। चलिए गद्यांश को पढ़ा जाए। इसमें दिया हुआ है कि दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। चलिए ये आपका गद्यांश था। तो पहला प्रश्न क्या था? रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है? चलिए अब इसका उत्तर ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। दीपावली भारत का प्रमुख त्यौहार है, जिसे रोशनी का पर्व कहा जाता है। यहाँ आप देखिए, दीपावली भारत का प्रमुख त्यौहार है, जिसे रोशनी का पर्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो पहला का तो उत्तर मिल गया। रोशनी पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है? तो किसको माना गया? दीपावली। तो इसका उत्तर क्या होगा? दीपावली। चलिए दूसरा है, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो फिर चलिए इसमें देखिए, यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। तो किस माह में? तो साफ है, कार्तिक माह में। यहाँ आप देखिए किस माह में? कार्तिक माह में। यहाँ देखिए दिया किस माह में? कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो चलिए उत्तर कौन होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? भाद्रपद, चैत्र, कार्तिक, माघ। तो यहाँ साफ है कार्तिक, तो हम उत्तर क्या देंगे? कार्तिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? तो देखिए घटना से जो प्रश्न है आप जो पढ़े होंगे, ऊपर पढ़े हैं, इसमें पहला दिया भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, दुर्गा पूजा की या महाशिवरात्रि की। तो आपने क्या पढ़ा? भगवान श्री राम के
अयोध्या लौटने की खुशी में, तो ये आपका बी उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 14 वर्षों के वनवास में थे? तो साफ है, कृष्ण थे नहीं, भरत थे नहीं, दशरथ थे नहीं, थे कौन? राम। तो उत्तर क्या होगा? सी राम। चलिए इसी तरह हम देखेंगे पद्यांश भाग को, तो उससे पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेंगे। 5वां प्रश्न के रूप में दिया है कि पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? 6ठा है किसके बिना संसार सूना है? 7वां है जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? और 8वां है धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? चलिए अब उस कविता में हम इसको ढूंढेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? जल को किसका आधार बताया गया है? यहाँ दिया हुआ है, देखिए, जल ही जीवन का आधार है। तो किसका आधार बताया गया है? जीवन का। तो उत्तर कौन सा होगा? धन का, जीवन का, शिक्षा का या संस्कृति का? तो जीवन का। किसका बताया गया है? जीवन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किसके बिना संसार सूना है? किसके बिना संसार सूना है? यहाँ दिया हुआ है बिन जल सूना हर संसार। तो किसके बिना? जल के बिना। किसके बिना? जल के बिना। तो चलिए उत्तर में क्या होगा? इसमें दिया है धन, जल, घर और पेड़। तो उत्तर होगा जल के बिना। तो हम कौन सा लगाएंगे? बी में टिक लगाएंगे, जल। नेक्स्ट है, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें दिया हुआ है बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। तो मतलब बूंद बूंद को क्या करना होगा? हमको बूंद बूंद को बचाना होगा। क्या करना होगा? बूंद बूंद को बचाना होगा। चलिए उत्तर में जो दिया हुआ ऑप्शन उसको देखेंगे। नदियाँ सुखा देनी चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, तो यही था उत्तर। तो साफ है कि बी नंबर होगा। चलिए अगला है आपका, धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? चलिए यहाँ उत्तर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। अर्थात पेड़ लगाने की बात कर रहा है ना? क्या कर रहा है? पेड़ लगाने की बात कर रहा है। तो उत्तर में आपका क्या होगा? यहाँ देखें, घर बनाकर, पेड़ लगाकर। साफ है पेड़ लगाकर, तो ये आपका उत्तर होगा पेड़ लगाकर। चलिए इसके बाद खंड खा जो व्याकरण से है, तो व्याकरण का भाग है खंड खा। इसमें देखेंगे हम कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तो व्याकरण में आपको समास की जानकारी रखनी होगी। तो समास है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। और समास कितने हैं? तो समास 6 हैं। तो समास को समझना होगा। मेरा चैप्टर है समास का, उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिलहाल उत्तर जानना है हमको, तो हम बता दें कि राजपुत्र में कौन सा समास है। इसका उत्तर हम फिलहाल आपको बताते हैं। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहला द्वंद्व, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा अवयवी भाव, चौथा कर्मधारय। तो इसका उत्तर होगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है आपका, आशा शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। तो आशा का उल्टा क्या होना चाहिए? आप खुद समझ लीजिए। ऑप्शन दिया है निराशा, हताश, उत्साह, परिश्रम। तो आसान है, आशा का होगा निराशा। आपका उत्तर क्या होगा? निराशा। चलिए अगला है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको संधि विच्छेद भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको संधि विच्छेद भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसको हम बता देते हैं सिंपल। इसका ए नंबर होगा विद्या जोड़ आलय। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपका पर्यायवाची शब्द भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम बता दें कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि होगा। क्या होगा? रवि। तो हम टिक मारेंगे रवि में। चलिए नेक्स्ट है, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए उपसर्ग को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है।
तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करता है। तो इसमें आपका है अनुपस्थित, तो क्या है, पहले जुड़ता है, तो पहले इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अनु, तब है पस्थित, इसलिए 13 का उत्तर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो मुहावरा आपको याद करना पड़ेगा, तो बचपन से ही सब पढ़ते आ रहे हैं। 9 2 11 का अर्थ होता है, 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। तो आपका कौन सा उत्तर होगा, बी नंबर होगा, भाग जाना। चलिए नेक्स्ट है पंकज का क्या अर्थ होता है। पंकज का सही अर्थ होता है कमल, तो ये आपका सी होगा। अगला है नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। चलिए स्त्रीलिंग और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन दिया है, पहला ए नायिका, दूसरा नायिकी, तीसरा नायकानी और चौथा नायिका। तो सिंपल है, इसका उत्तर होगा नायिका, मतलब ए नंबर। चलिए नेक्स्ट है आपका गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो जातिवाचक कहने का मतलब होता है कि जिससे पूरी जाति का पता चलेगा। तो गंगा है नहीं, गंगा एक नाम हो गया। नदी, हाँ नदी से बहुत सारी नदियां हैं जिसका अलग अलग नाम हो सकता है, अर्थात नदी जाति हो गया, इसलिए इसका उत्तर बी होगा, नदी। अगला प्रश्न है उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कौन सा शब्द है, कैसा शब्द है। तो जिस शब्द का प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो सिंपल है, 18 नंबर का सी होगा, 18 नंबर का उत्तर सी होगा, सर्वनाम। अगला है तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है। क्रिया का बोध कराना का मतलब काम क्या हो रहा है। तो तुम तो काम हो नहीं रहा, बहुत तो काम हो नहीं रहा, अच्छा तो काम हो नहीं रहा, तो काम क्या हो रहा है, गाने का, अर्थात सी नंबर होगा, गाते। अगला है वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है, वह एक समझदार लड़का है। इसमें देखिए संख्या कौन है, एक, तो उत्तर कौन हो जाएगा आपका, एक, ये डी। खंड खा व्याकरण का था, अब खंड गा है, पाठ्य पुस्तक से पठित बोध है इसमें। चलिए इसको पढ़ते हैं, पहले क्या देता है। बोल रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 के लिए सही उत्तर का चयन करें। 21 से 24 तक का आपको उत्तर इस गद्यांश को पढ़ के देना है। तो हमने क्या बताया, पहले प्रश्नों को पढ़ लेंगे तब गद्य को पढ़ेंगे। चलिए 21 नंबर का है उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है। 22 में है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। 23 नंबर है गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है। 24 है गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है। चलिए ये आपका 4 प्रश्न है, तो पहले हम इसको अब पढ़ते हैं। इसमें दे रहा है कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। चलिए अब इसको पढ़ने के बाद हम प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन किया गया है। यहाँ आप देखिए किस आंदोलन का चर्चा किया गया है। ए नंबर में असहयोग आंदोलन, बी नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में बोल रहा है ए और बी दोनों, और डी बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो हम अभी गद्यांश पढ़े हैं उसमें हमको असहयोग आंदोलन
और सविनय अवज्ञा आंदोलन मिला, लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है सहयोग और सविनय, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो उत्तर कौन हो जाएगा आपका? सी। दोनों ए और बी दोनों है, इसलिए सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो पाठ का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम बता दें, यह लिया गया है बस की यात्रा से, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बस की यात्रा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर में, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? तो ये 23 का हो जाएगा आपका, ये दोनों के बीच तालमेल नहीं था। 24 में है कि गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? तो देखें फिर किसका उल्लेख किया गया हुआ है, यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। तो इसका उत्तर कौन होगा? सारे भेदभाव मिटने का, अर्थात 24 का ए नंबर होगा। चलिए इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो इसके लिए क्या करना है, पहले प्रश्न को पढ़ लेना है, ताकि हमेशा आप याद रखें कि हमेशा पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, इसके बाद कविता या कहानी को पढ़िए, ताकि आपको प्रश्न दिमाग में आपका रहेगा तो उत्तर समझने में दिक्कत कहीं से नहीं होगा। तो चलिए आप पढ़ के कीजिएगा, फिलहाल हम उन आंसर पर, इसका उत्तर पर ध्यान देते हैं। आपका है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? अर्थात आपको कवि का नाम याद रखना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि प्रस्तुत कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है, उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं? इसमें बोल रहा है कि उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहा है, तो इसमें वीरों की पथ का बात कर रहा है, इसलिए उत्तर होगा आपका सी। अगला है, जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं? तो ये है आपका शहीदों के पथ की बात कर रहा था, तो बी नंबर होगा आपका शहीदों का पथ। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? इसमें है मातृभूमि की सेवा ए में, बी में है सम्राटों की सेवा, सी में है प्रेमी सेवा और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसमें मातृभूमि की सेवा की बात हो रही है, इसलिए ए नंबर होगा। चलिए इसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? ए मिठाई, बी दवा, सी पथ्य और डी साड़ी। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें पथ्य ले जाने की बात कर रहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 29 का क्या होगा? मित्रता पाठ के लेखक कौन है? 30 नंबर में है, मित्रता पाठ के लेखक कौन है? तो आपको लेखक का नाम भी याद करना पड़ेगा। चलिए लेखक का नाम हम अंत में, सभी जितने भी आपके 8वीं कक्षा में जितने भी कविता या कहानी है, सभी के लेखक का नाम हम वहाँ पे नीचे में आपको लिख के बता देंगे, उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो प्रश्न है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है? तो 30 का ए होगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व चलते के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है? तो ये बटोही का अर्थ होता है पथिक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर पथिक, है ना। नेक्स्ट है, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? तो वे 5 साल बड़े थे, तो आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? तो वे एक हॉस्टल में रहते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, नाटक, कहानी, एकांकी और निबंध। तो ये एक प्रकार का एकांकी है, इसलिए सी होगा। 34 का क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? ऑप्शन में दिया है, ए मगध, बी बोधगया, सी पाटलिपुत्र और डी कलिंग। तो ये कलिंग पर किए थे, तो इसका उत्तर डी होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? तो इसका पद्मा नाम था। तो 36 का हो जाएगा सी नंबर, पद्मा। नेक्स्ट है, अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, वो अजमेर में थी, है ना, अजमेर के जेल में थी। नेक्स्ट है, अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? तो मिद्दू ने बताई थी, तो ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन हैं? तो हमने बताया कि लेखक का नाम हम बता देंगे, तो इसका क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये ए नंबर होगा। अगला है, क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? पहला दिया है वह भाग गया, दूसरा वह दूसरी बस लेने गया, तीसरा वह जंगल गया और चौथा है आपका वह अपने घर चला गया। तो वह दूसरी बस लाने गया था, तो ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तो बहुत आसान उत्तर है आपका, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता जो हैं सो तुलसीदास हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? ये देखिए, जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के थे, तो इसका उत्तर होगा तपकरा। कहाँ पे? तपकरा में इनका जन्म हुआ था, तो 42 का उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है, बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? ऑप्शन दिया है, व्यंग, निबंध, कहानी और डी में है नाटक। तो ये एक प्रकार के व्यंग है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट है, हुंडरू का झरना कहाँ है? तो ये आपका रांची में है ना, ये सिमडेगा में नहीं है, नेत्रहाट में नहीं है, कुमला में नहीं है, ये रांची में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, रांची। अगला है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? तो हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि आपको याद करना पड़ेगा कवि और कवित्री का नाम। लास्ट में हम दे देंगे, लिख देंगे, बता देंगे सब। आप लोग एक बार बढ़िया से ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका आपका है निर्मला पुतुल, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका निर्मला पुतुल सी। इसके बाद है, काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? ए नंबर में है सुंदर सर सुंदरलाल अस्पताल, बी नंबर में महिला विद्यालय, सी में पार्क और डी में जिम खाना। तो काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ आपको ध्यान में रखना है
कि दाईं तरफ क्या है, तो इसका उत्तर होगा सर सुंदरलाल अस्पताल। तो ए नंबर हो जाएगा आपका, सर सुंदरलाल अस्पताल। फिर है वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो मिला था शारदा सुब्रमण्यम को। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसकी बुआ IAS बन गई थी? तो शुभांगी का। तो सी नंबर हो जाएगा आपका, सी। फिर है बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? तो अकाल हुआ था 6वीं सदी में। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते हैं? बहुत ही बड़ी बात है ये। कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो बिंदुसार का था। तो इसमें आपका उत्तर होगा बिंदुसार ए। ये आपका हो गया बाय चैप्टर। कवि और कवित्री का नाम भी हम बताएंगे। तो इसके बाद हम कवि और कवित्री का नाम भी आपको बताते हैं, उसको भी आप बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग वर्ग 8 के भाषा मंजरी जो हिंदी किताब है आपका, उसमें से 16 पाठ को हमने लिया है और उनके लेखक का भी नाम हमने इसमें लिखा है। चलिए एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। पहला है आपका पुष्प की अभिलाषा, जिसका लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा है छोटा जादूगर, जिसका लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरा है मित्रता, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद है पत्र की पहचान, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद है पांचवा बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। नेक्स्ट है अशोक का शस्त्र त्याग, जिसके लेखक है बंशीधर श्रीवास्तव। अगला है डायन, जिसके लेखक हैं आपके डॉक्टर दीनानाथ सिंह। फिर है अमरूद का पेड़, जिसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। 9 में है आपका क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद 10 में है राम का भरत को संदेश, जिसके लेखक हैं तुलसीदास। 11 है बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। 12 में है हुंडरू का जलप्रपात, जिसके लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह, जिसको काम भी कहा जाता है। 13 है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, जिसके लेखक हैं निर्मला पुतुल। अगला है गुरु शिष्य, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला है अपराजिता, जिसके लेखक हैं शिवानी। फिर है सबसे अंतिम और 16 नंबर तालाब बांधता धर्म स्वभाव, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। चलिए इन सभी को अगर आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा और उम्मीद करते हैं कि आप इसको बढ़िया से देख लेंगे। अब नेक्स्ट विषय, अगला विषय हम इंग्लिश के साथ फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।